हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। बच्चों, हमारे पास एग्जांपल है एक स्फेरिकल मिरर जिसे हम कन्वेक्स कह रहे हैं क्योंकि इसकी इंटरनल सरफेस पॉलिश्ड है और एक्सटर्नल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। कि जिस स्फेयर का हिस्सा होता है उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है और उसके रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सिंपली आप ये समझ लें कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये सर्कल का एक पॉइंट, ये हमारे पास आ जाता है रेडियस। ओके, अब हमने यहां पर एक रे लेनी है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल एक रे आती है। आप जानते हैं कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी क्योंकि ये जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है जिसे हम कन्वेक्स कहते हैं, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, जैसे आपको यहां नजर आ रही होगी। ठीक है, और ये रेज इस तरह से डाइवर्ज होती हैं कि ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी एक पॉइंट से निकल के आ रही हैं। उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। जैसे आपको देखें, ये ऐसे बिखरी है जैसे इस पॉइंट से निकल के आ रही है, लेकिन एक्चुअली यहां से नहीं आ रही होती। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ओके, इसको एफ से डिनोट करते हैं, मैंने यहां पर एफ लिख दिया। अब ये दूसरी एक अहम बात वही है कि जब भी हम रिफ्लेक्शन को समझते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे लाइट आके टकराती है यानी इंसिडेंट रे आती है जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट पे सबसे पहले आप एक नॉर्मल लाइन यानी 90 डिग्री पर उस सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं। उसके साथ जो ये एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और उसके बाद यहां से यू रिफ्लेक्ट करके जाती है, जो एंगल नॉर्मल लाइन के साथ बनता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थीटा आई और थीटा आर से हम इसको शो कर सकते हैं, थीटा आई थीटा आर। ओके, और ये भी आपने बात याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, तो यहां पर एक रे आई है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। इस पॉइंट से टकराने के बाद ऐसे वापस जाती है, तो इस पॉइंट पे सबसे पहले हमें नॉर्मल ड्रा करना है। ठीक है, तो अगर प्लेन सरफेस है उस पर तो नॉर्मल आसानी से ड्रा कर लेते हैं, लेकिन अगर कर्व सरफेस हो तो फिर हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करना है पहले उस पे टेंजेंट बनाते हैं और उस टेंजेंट के ऊपर फिर हम एक 90 डिग्री की लाइन ड्रा करते हैं। और एक दूसरा एक आसान तरीका यह है, हम जानते हैं कि हमेशा रेडियस का टेंजेंट के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर आप रेडियस को ही एक्सटेंड कर दें ऐसे, तो ये भी हमारा एक नॉर्मल लाइन ही कंसीडर होगी। यानी जिस पॉइंट के ऊपर आके लाइट ने टकराना है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से वहां से एक लाइन उस पॉइंट तक ले आए, ये रेडियस होता है, इस रेडियस को एक्सटेंड कर दें, ये भी इस सरफेस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। वजह मैंने बता दी है कि हमेशा रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट पे आपने पहले टेंजेंट ड्रा किया, उसके बाद रेडियस को आगे एक्सटेंड कर दें, यही आपका नॉर्मल हो जाएगा। ओके, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जो ये टकराने वाली रे इस नॉर्मल लाइन के साथ बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल के साथ इसने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया और ऐसा मालूम होता है जैसे किसी एक पॉइंट से निकलती हुई आ रही है, उस पॉइंट को हमने यहाँ एफ का नाम दे दिया, बट एक्चुअली यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई है ये। ओके, तो यहां हमें ये बात का पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी थीटा आई और थीटा आर, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। ओके, अब इसकी हेल्प से हमने ये बात प्रूव करनी है कि भाई ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल होता है हमारे पास 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ के, या आप यूं कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ऐसे, ये देखें ए सी और एफ। ओके, दो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल आपने यूज कर रहे हैं। पहला प्रिंसिपल क्या, अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल जा रही हो, कोई थर्ड लाइन उसको यू क्रॉस करती है, तो जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर होगा। यानी इस लाइन का इसके साथ जो एंगल है वही एंगल इसके पैरेलल लाइन के साथ भी होगा। ठीक है, तो याद रखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो मान लीजिए एक ये पैरेलल रे है इसके, ठीक है, दो पैरेलल रे चल रही है ये हमारे पास, और ये ब्लू कलर की लाइन जो है ऐसे इसको कट करती है। तो जो इसका एंगल यहां पर बना इस ब्लू कलर की लाइन के साथ वो है थीटा आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। वही एंगल फिर यहां पर भी बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, रीजन मैंने आपको बताई यहां पर। तो ये आपके पास बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अगर ये थीटा आई है तो ये भी थीटा आई होगा। इसी तरह से अगर दो लाइंस इस तरह एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ऐसे, तो जो एंगल यहां पर होता है वही एंगल यहां पर होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, मैथमेटिक्स का ही एक थ्योरम है। ठीक है, ये जो एंगल होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल। अब देखिए यहां पर एक लाइन ये वाली है ये, और दूसरी लाइन ये ब्लू कलर की ऐसे जा रही है। ठीक है ना, तो जो एंगल यहां पर है ये वाला, ठीक है, वही एंगल यहां पर होगा। देखिए फिर से देखें,
ये ब्लू कलर की लाइन यूं जा रही है और ये वाली लाइन यूं आ रही है। जो एंगल इसका होगा रेड और ब्लू के साथ, वही एंगल यहां पर होगा रेड और ग्रीन के साथ। तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी थीटा आर है तो फिर ये भी क्या होगा, थीटा आर। ओके, और हम जानते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्शन है तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी फिर आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो फिर ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। वो एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए ये एंगल इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट साइड और ये एंगल के अपोजिट साइड ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हों तो इन साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारे पास ऐसी एक ट्रायंगल बनती है। ओके, तो ये एक ऐसी ट्रायंगल बन गई कि जिसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। और रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक है, इसलिए ये दोनों एंगल सेम है। तो फिर इनके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए एफ, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, सी एफ। ये दोनों की दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, ये बात हमें पता चल गई कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ओके, अब हमने यहां पर एक कंडीशन लगानी है कि अगर ये जो एंगल है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस थीटा की वैल्यू बहुत कम हो। ठीक है, एंगल की वैल्यू बहुत कम हो, जैसे यहां पर मैंने दिखाया। ये देखिए मैंने सेपरेटली इसको यहां पर ड्रा किया। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, दोनों इक्वल हैं। तो इसके अपोजिट साइड ये, इसके अपोजिट साइड ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होती हैं, राइट। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाए, मतलब ऐसे बहुत कम एंगल है, जैसे आपको यहां पर मैंने एक डायग्राम बना के दिखाई है, सही है। तो फिर आपको पता है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल है। तो ये जो एक पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये तकरीबन इसका हाफ है। ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये देखिए ये वाली, ये लेंथ और इसका कंपैरिजन करें। अगर एंगल बहुत स्मॉलर हो जाए तो फिर ये जो लेंथ है, यानी ये वाली यहां से लेकर ये वाली साइड ट्रायंगल की, वो इसका अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाती है। और अगर थीटा 0 हो जाए तो फिर एग्जैक्टली ये लेंथ इसका एग्जैक्ट हाफ हो जाती है। अभी मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा वेरी स्मॉल। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर थीटा बहुत स्मॉल हो। देखिए यहां पर एंगल थीटा बहुत स्मॉल नहीं बल्कि काफी बड़ा है। तो देखिए ये एक साइड जो है वो खाली इससे अकेली से बड़ी है। ठीक है, ये एक साइड इससे भी बड़ी है। ऐसा सिर्फ उसी सूरत होगा अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। जैसे मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाई, देखिए यहां पर थीटा बहुत स्मॉल है। तो अब ये जो लेंथ है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इस बड़ी वाली लेंथ का हाफ आपको लग रही होगी, सही है। और अगर थीटा का और कम कर दिया जाए, बिल्कुल 0 कर दिया जाए, तो ये लेंथ जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ हो जाएगी इस लेंथ के। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए हमने यहां कंडीशन लगाई कि यहां पर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम कर दी जाए, ठीक है, ताकि हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम कर दी जाए तो फिर जो ये साइड है ट्रायंगल की, ये वाली साइड, ठीक है, ये साइड अप्रोक्सीमेटली, इसको मैं सी कह देता हूं, इसको मैं एफ कह देता हूं और इसका नाम था ए, ठीक है। फिर जो सी एफ साइड है ना, वो अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगी इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के। आर ए सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये रेडियस है ना सर्कल का, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। ये देखिए पीसी भी रेडियस है, इसको मैं आर कह सकता हूं, इसको भी मैं आर कह सकता हूं। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इस वक्त ट्रायंगल एसी की एक साइड है, यहां पर एक साइड इसकी है सी एफ। अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो फिर सी एफ अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ ए सी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पता लगा कि ये जो सी एफ लाइन है ना, वो इसका हाफ है। अब यहां से देखिए ये जो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था, पीसी। पीसी भी तो क्या है, पीसी भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि ये भी उसी सर्कल का रेडियस है। तो अगर उसका इतना पार्ट r/2 यानी हाफ ऑफ रेडियस है, तो फिर ये कितना होगा, ये भी हाफ ऑफ रेडियस होगा, ठीक है। फिर सुन ले, ये पीसी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एसी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर हम ये कहते हैं कि ये जो एफ सी है ये हाफ ऑफ ए सी है, एफ सी लाइन इज हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। तो ये पीसी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कंप्लीट है, उसका हाफ पार्ट क्या है, r/2। तो फिर बाकी पार्ट कितना होगा, वो भी r/2। तो यही तो फोकल लेंथ है हमारी, यानी पोल से लेकर इस फोकस पॉइंट तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको फोकल लेंथ। तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के, क्योंकि एक सर्कल के तमाम रेडियाई इक्वल होते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियाई है।